हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। आज हम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए अकाउंट सब्जेक्ट के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसकी सेकंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने समझा था कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, और उसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखे थे अकाउंटिंग को के जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, जिससे हम एडवांस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। उसके बाद हमने PYQs भी लगाए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम संतोष सिंह है। आई हैव डन माई मास्टर्स इन कॉमर्स एंड आई वॉज एन अकाउंटेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिफोर टेकिंग अप द एजुकेटर रोल। ठीक है, एंड आई हैव ऑल्सो क्लियर माई GRF इन कॉमर्स विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 106 एंड विद 99.78 परसेंटाइल। ओके, तो आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मीनिंग को। ठीक है, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं और ये किस काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे शॉर्ट में हम गैप बोलते हैं, या IFRS जो होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के जो टाइप्स हैं उसको देखेंगे। फिर से उसके लास्ट में हम क्या करेंगे, PYQs लगाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी अटेम्प्ट करेंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन का क्या भी स्तर है इस टाइम पे, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने क्या क्या सीखा हमें ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट टाइम इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को कम्पीट करने के लिए या सक्सेस पाने के लिए उस एग्ज़ाम में 0.5 मार्क्स ही बहुत होते हैं, पर यहाँ तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है। अच्छा, मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक है राम एक है श्याम। इनको हमने डेटा प्रोवाइड किया, सेम डेटा प्रोवाइड किया है दोनों ही लोगों को, और दोनों से हमने कहा कि अकाउंटिंग करना चालू करें और दोनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। अब इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दोनों ही लोग सेम डेटा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बावजूद भी दोनों के स्टेटमेंट्स में डिफरेंस आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि दोनों ही सेम डेटा से डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लें, मतलब जो यूनिफॉर्म ना हो। और ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा उस केस में हो सकता है जब कोई प्रिंसिपल ना हो। प्रिंसिपल मतलब ऐसी कोई गाइडेंस ना हो, ऐसा कोई रेगुलेशन ना हो जो इन दोनों लोगों से ये कह सके कि इस डेटा से जो हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं वो इस बेसिस पे करने हैं या इस रूल्स के अंडर करने हैं। कोई प्रिंसिपल नहीं होगा, कोई रेगुलेशन नहीं होगा, तो ये दोनों ही अपने अपने अंदाजे से या इंटरप्रेट करके रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ये लोग, मेजरमेंट अपने तरीके से कर सकते हैं, अपने रूल्स लगा के कर सकते हैं ना। अगर कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है, तो दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल का क्या मतलब समझ में आता है मुझे, कि प्रिंसिपल्स आर लाइक रूल्स एंड गाइडलाइंस जो हर एक अकाउंटेंट को फॉलो करना चाहिए वाइल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय या अकाउंट्स की प्रिपरेशन करते समय इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी कोई अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा होगा उसके जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, वो यूनिफॉर्म होंगे, मतलब वो उनके फॉर्मेट या उनका पैटर्न एक जैसा होगा। भले ही अमाउंट्स अलग अलग हो, अगर अलग अलग डेटा है तो अमाउंट्स अलग अलग होंगे, लेकिन अगर सेम डेटा है तो एग्जैक्टली सेम ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी फिर। ठीक है, फिर वो एकदम सेम बनेंगी, क्योंकि हमें अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल गाइड कर रहा है, गाइडलाइन की तरह काम कर रहा है प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल का मतलब समझ में आता है कि प्रिंसिपल्स वो रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी है। हमें मतलब मुझे और आपको एज एन अकाउंटेंट फॉलो करनी पड़ेंगी अकाउंट्स को बनाते टाइम पे। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन या अकाउंटिंग पॉस्टुलेट्स। हम कुछ भी कह लें, सबका मतलब एक ही है। या फिर इनका एक ब्रॉडर नाम भी दे रखा है जिसका नाम है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे गैप भी कहते हैं। गैप हर कंट्री में यूज़ होता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में यूज़ होता है, लेकिन किस फॉर्म में? डायरेक्टली गैप के फॉर्म में नहीं। ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करती है हर कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। हर कंट्री में अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है,
वो इस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, मतलब जो हमने ब्रॉडर गाइडलाइंस पढ़ी है, ब्रॉडर रेगुलेशंस पढ़ी हैं, इसको कन्वर्ट करती है किसमें, स्पेसिफिक गाइडलाइंस में। ठीक है, ध्यान क्या देना है कि ये जनरल गाइडलाइंस है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होती हैं, स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं। अभी इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक है, और इंडिया में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, ICAI, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गैप क्या है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट हैं जो प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस किसके लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन होती है, स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन जो ये गवर्न करती हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर और प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होती हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दे देती हैं, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे देती हैं, एक स्पेसिफिक रूल दे देती हैं कि इस तरह की ट्रांजैक्शन को इस तरह से मेजर करना है, इस तरह से रिकॉर्ड करना है, ये स्पेसिफिकली बता देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट ऑन द अदर हैंड जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये एक ब्रॉडर गाइडलाइन है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ये ब्रॉडर गाइडलाइन है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं ये कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस तरह से होता है, हम ये मानते हैं या ये हम डिस्कस करते हैं यंगर जनरेशन से कितने बार क्या, कि हमें ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए हाईवे में, हमें ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए हाईवे में, है ना, ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए। ये किस तरह से, ये स्टेटमेंट किस तरह से काम कर रहा है, ये गैप की तरह काम कर रहा है, मतलब ये जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि हमें ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब भी हम हाईवे में ट्रैवल करते हैं बाइक या कार से, तो हाईवे में बहुत सी जगह या एक्सप्रेसवे में बहुत सी जगह साइन बोर्ड्स लिखे रहते हैं जिसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि स्पीड लिमिट 80 या 100 है। और जब कभी स्पीड लिमिट मेंशन होगी साइन बोर्ड में, ठीक है, कि इतनी 80 या 100 है, और अगर आप उसको ब्रीच करते हैं तो ऑनलाइन चालान इशू हो जाता है। तो ये अब एक स्टैंडर्ड की तरह काम कर रहा है वो जो साइन बोर्ड है, अब वो स्पेसिफिक हो चुका है। अब सिर्फ इतना नहीं बोला गया कि आपको ओवर स्पीड नहीं करनी चाहिए या बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, अब स्पेसिफाई कर दिया कि 100 से ऊपर नहीं जाना है इस रोड में। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो ये डिफरेंस होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है, एक ब्रॉडर गाइडलाइन होती है और दूसरा ऑन दी अदर हैंड क्या है, स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि IFRS क्या है। IFRS है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में कि गैप है जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसको हर कंट्री की स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो है इशू करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फॉर्म में। हर कंट्री में अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स हैं और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कंसीडर करके वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेता है। इंडिया में कौन इशू करता है, ICAI इशू करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें, पूरे ग्लोबल लेवल में अगर स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स कोई बोर्ड ऐसा है जो पूरे ओवरऑल कंट्री में जितनी कंपनीज हैं उनके लिए सिंगल या फिर कह लो कि स्टैंडर्ड्स इशू कर रहा है ग्लोबल लेवल में, तो वो स्टैंडर्ड्स का नाम होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और ये कौन इशू करता है, इशू करता है या फिर कह लो कौन डेवलप करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, क्या इशू करता है ये, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड्स क्या करती हैं, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं, प्रिंसिपल प्रोवाइड करती हैं, किसके लिए, सेम चीज़ के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन के लिए। बट ये IFRS कौन किसके लिए इशू करती हैं, कंपनीज के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, विच आर फॉर्म्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितनी कंपनीज है उनके लिए इशू किया जाता है एक साथ। ठीक है, तो अब कंट्रीज ने क्या शुरू कर दिया है, अब बहुत सारी कंट्री में शुरू हो गया है कि हम अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं फॉर्म करते हैं। गैप के बेसिस में सब लोग अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्म करते थे ना पहले। अब क्या हो गया है, बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है इस IFRS को, कि हम डायरेक्टली अपनी कंट्री में भी IFRS रेगुलेट करेंगे या फिर इशू करेंगे डायरेक्टली। तो डायरेक्टली कंपनी IFRS को फॉलो कर सकती है। ऐसी बहुत सी कंट्रीज में अब हो चुका है, जैसे यूरोपियन यूनियन में हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही है, कनाडा में ऐसा ही है। इनफैक्ट इंडिया भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, धीरे धीरे कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, धीरे धीरे कॉन्वर्ज कर रहा है IFRS के साथ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। ऐसा होना स्टार्ट हो चुका है इंडिया में भी। ठीक है, तो हमें समझ में आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेवलप होता है बहुत सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के द्वारा, मतलब अपनी अपनी कंट्री में हर कोई जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फॉर्म में
प्रेजेंट करता है या फॉर्म कर लेता है। लेकिन IFRS क्या है, पूरे ओवरऑल कंट्री में IFRS सिर्फ एक ही बॉडी इशू करती है, या फिर कहते हैं डेवलप करती है। कौन है उसका नाम, क्या है उसका नाम, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, तो आपको दोनों के बीच के डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, और IFRS बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि अब हर कंट्री IFRS की तरह कन्वर्ज हो रही है कि डायरेक्टली IFRS को ही फॉलो करेगी, ऐसी बहुत सी कंट्री ने अलाउ कर दिया है। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जिसमें कि पहला कॉन्सेप्ट आता है एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस एंटरप्राइज और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, या दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ओनर्स और बिजनेस एंटरप्राइज क्या है, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं या दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी है, ये कहता है पहला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इनके सेपरेट एंटिटी या सेपरेट एंटिटी होने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। अगर ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस कुछ हो रहे होंगे, कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हो रहे होंगे या पर्सनल इनकम्स हो रही होंगी, वो बिजनेस एंटरप्राइज की अकाउंट्स बुक में एंटर नहीं होंगी। इसलिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन से ट्रांजैक्शन को बिजनेस बुक्स में, बिजनेस की अकाउंट्स बुक में एंटर करना है और कौन सी ट्रांजैक्शंस को इन बुक्स में एंटर नहीं करना है। क्योंकि जो ओनर से रिलेटेड होंगी, जो ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमिक इवेंट जो प्राइवेटली ओनर से रिलेटेड होगा, वो बिजनेस एंटरप्राइज के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। दो बिजनेस का ओनर जो है बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है दोनों आपस में, है कि नहीं। भले बिजनेस का जो ओन करता है वो कोई इंडिविजुअल है, लेकिन इंडिविजुअल के खुद के एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस या इनकम्स ऐड नहीं होंगी अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स में, बिजनेस के अकाउंट्स रिकॉर्ड्स में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जब भी हम अकाउंट्स पढ़ेंगे हमेशा इस तरह से पढ़ेंगे कि हम अकाउंटेंट हैं, हम बिजनेस हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब भी कभी ट्रांजैक्शन को हम एंटर करेंगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझे। जैसे कि ओनर ने अगर रुपए लगाए बिजनेस में, अपने ही बिजनेस में रुपए लगाए, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, है ना। बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, वो लायबिलिटी हो जाएगा। बिजनेस को वापस करना पड़ेगा ओनर को बाद में रुपए, जब लिक्विडेट होगी कंपनी या फिर प्रॉफिट के फॉर्म में, है ना। तो जो ओनर ने रुपए लगाए हैं बिजनेस में, वो बिजनेस को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करता है। लेकिन क्या हमको ऐसा लग रहा है कि ओनर के पैसे हैं, वो लायबिलिटी कैसे हो गए, है ना। तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया जाता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाएगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाएगा। ठीक है, तो एक एक्सपेक्ट ये भी है एंटिटी कॉन्सेप्ट का। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि एक पर्सन कुछ रुपए लाता है कैपिटल के फॉर्म में अपने बिजनेस में। ठीक है, तो ये बिजनेस रिकॉर्ड्स में कैसे ट्रीट होगा, एज अ लायबिलिटी ट्रीट होगा, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की। मान लेते हैं कि एक्स जो है 7 लाख रुपए लाया अपने ही बिजनेस में, जिसने कि उसने 5 लाख की मशीनरी खरीदी और बाकी उसने अपने पास कैश रखा। तो फाइनेंशियल पोजीशन को हम कैसे दिखाएंगे, हम ये जो ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है ना, पूरा इसको कैपिटल को लायबिलिटी में रखेंगे। जो भी ओनर ने पैसे लगाए हैं ये पूरी की पूरी लायबिलिटी में एंटर कर देंगे एज अ कैपिटल 7 लाख। ठीक है, उसके बाद हमने मशीनरी खरीदी, तो असेट खरीदा, तो हमने ठीक है मशीनरी खरीदी 5 लाख की। पहले वो 7 लाख एज अ कैश लाया था, तो यहाँ पहले 7 लाख था, 7 लैक्स थे। अब 5 लाख की मशीन ले ली तो 2 लाख बचे कैश। ठीक है, तो ये इसका बैलेंस शीट है अभी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं ओनर ने रुपए निकाले अपने बिजनेस से, पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकाले हैं। अभी हमें क्या ध्यान देना है कि उसने पैसे निकाले हैं पर्सनल एक्सपेंस के लिए, मतलब खर्च करने वाला है वो, लेकिन निकाले बिजनेस से ही हैं। ये ध्यान देना है कि निकाले तो बिजनेस है ना, तो बिजनेस अकाउंट्स के बुक्स में ये ट्रांजैक्शन एंटर होगा। ठीक है, अरे सर आपने तो कहा था कि पर्सनल एक्सपेंस होते हैं तो एंटर नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें क्या समझना है कि पर्सनल एक्सपेंस अगर करते हैं, कोई भी ओनर करता है और अगर अपने ही पॉकेट से पे कर रहा है तो एंटर नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो पर्सनल एक्सपेंस कर रहा है लेकिन विड्रॉ कर रहा है बिजनेस फंड से, तो बिजनेस फंड्स में एंट्री तो करनी पड़ेगी ना कि किसी ने रुपए निकाल लिए हमारे, भले वो ओनर हो चाहे कोई और भी हो, तो एंटर करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी पर्सनल एक्सपेंस होंगे, बट वो फंड कौन सा यूज़ कर रहा है, बिजनेस फंड यूज़ कर रहा है ना। ठीक है, बिजनेस फंड जब यूज़ कर रहा है वो, तो उसकी एंट्री होगी। और किस फॉर्म में एंट्री होगी, कैपिटल जो ओनर लाया था 7 लाख रुपीज़ लाया था ना पहले,
अब अगर वो मान लो 5,000 रुपये निकाल लेता है अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, लेकिन निकाल बिजनेस से ही रहा है, तो उसके कैपिटल को हम 5,000 से कम कर देंगे। ठीक है, उसके कैपिटल को 5,000 से हम कम कर देंगे और कैश को भी कम करेंगे, क्योंकि अगर निकाला है तो कैश तो निकाला होगा ना, तो कैश भी कम हो जाएगा। पहले कैश 2 लाख था, अब 1,95,000 हो गया और मशीन सेम की सेम रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज़ समझ लेते हैं कि पर्सनल असेट और लायबिलिटी जो ओनर की है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लायबिलिटी और असेट बिजनेस का। असेट लायबिलिटी क्या होती है हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने भी लेक्चर नहीं अटेंड किया है फर्स्ट वाला वो ज़रूर देख लें। ठीक है, तभी ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा और तभी आगे के लेक्चर भी समझ में आएंगे। पहला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स को समझने के लिए। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो पर्सन का, जो इंडिविजुअल का खुद की असेट और लायबिलिटी है वो बिजनेस की असेट और लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो कंसीडर नहीं करते हैं हम बिजनेस की असेट लायबिलिटी लेते टाइम पे। ठीक है, और जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है ओनर के उनको भी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बिजनेस की बुक्स में। ठीक है, अनलेस इट इन्वॉल्व्स, इंपॉर्टेंट, अनलेस इट इन्वॉल्व्स इनफ्लो और आउटफ्लो और बिजनेस फंड। अगर उसने बिजनेस फंड नहीं निकाला है या बिजनेस फंड नहीं डाला है अंदर, तो अगर उसने पर्सनल एक्सपेंस किए हैं और अगर बिजनेस फंड को वो टच नहीं कर रहा है तो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना है हमें। लेकिन अगर बिजनेस फंड से निकाल के खर्चा कर रहा है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अगर मान लो 5,000 रुपये खर्च करता है वो अपने ही अकाउंट से, किसके अकाउंट से, मिस्टर एक्स अपने अकाउंट से, बिजनेस फंड को टच नहीं कर रहा है, तो जो पहले बैलेंस शीट थी वैसे की वैसे ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी, खाली एंटिटी कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, ये कहता है कि सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स बुक में। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे हमने गुड सेल की, रेंट पेमेंट किया, इसको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। अच्छा, हमने मैनेजर को अपॉइंट किया, हमने एचआर मैनेजर अपॉइंट किया, हमने मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट किया, क्या इसको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो एक और एस्पेक्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट तो हमने पढ़ लिया कि सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट क्या कहता है, सेकेंड एस्पेक्ट क्या कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का, कि सारे ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी यूनिट्स में रिकॉर्ड करना है हमें, फिजिकल यूनिट में रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें किस में करना है, मॉनेटरी यूनिट में रिकॉर्ड करना है। पहला एस्पेक्ट तो यह था कि जिसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं रिकॉर्ड वही होंगे, लेकिन इसको रिकॉर्ड भी मॉनेटरी टर्म्स में ही करना है, फिजिकल यूनिट में नहीं करना है। जैसे कि मान लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने 2 चेयर ली, ठीक है, और उसने मान लेते हैं कि इसके रुपए के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया इसको, मतलब रुपए के टर्म में इसको रिकॉर्ड नहीं किया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसे ही लिख दिया कि 2 चेयर हैं हमारे पास। अब दूसरी कंपनी है, उसके पास भी 2 चेयर हैं, उसने भी जो है मनी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया कि हाँ 2 चेयर हैं उसके पास भी। अच्छा, मान लेते हैं जो हमारी चेयर थी ये 1 लाख रुपए की है, 2 चेयर्स, 50,000 की चेयर है, बहुत कुशन वाली चेयर है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की चेयर है, पूरी ऐसे सोफ़ा बन जाती है चेयर ये, ठीक है, और ये बहुत ही आरामदायक है, तो 50,000 रुपये की चेयर है। और जो दूसरी कंपनी थी उसके पास जो चेयर है 2, वो मान लेते हैं कि प्लास्टिक की चेयर है और 500 रुपये की एक चेयर है, मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहा होगा, जो यूज़र होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्या वो कंपेयर कर पाएगा कि कौन सी चेयर है, इसने भी 2 चेयर लिखा है, हमारी कंपनी ने भी 2 चेयर लिखा है, इनकी कंपनी ने भी 2 चेयर लिखा है, तो क्या वो अंदाज़ा लगा पाएगा कि किसके पास ज़्यादा असेट्स हैं, किसके पास अच्छे असेट्स हैं? नहीं लगा पाएगा ना। क्यों? क्योंकि हमने फिजिकल यूनिट में एक्सप्रेस कर दिया या फिर रिकॉर्ड कर दिया अपने असेट्स को। तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि हमेशा हमें मॉनेटरी यूनिट्स में ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो चाहे थर्ड पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे लैंड हो, चाहे चेयर्स टेबल्स हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो होगी हम उसी में उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको फिजिकल यूनिट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमारे पास 2 चेयर हैं, हमारे पास 10 टेबल्स हैं, हमारे पास 2 एकड़ लैंड है, ऐसे नहीं, हम रुपीज़ के टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने एंटिटी कॉन्सेप्ट देख लिया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देख लिया, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है।
तो अकाउंटिंग पीरियड समझते हैं पहले, फिर समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। पीरियड एक स्पैन ऑफ टाइम है। पीरियड क्या है? एक स्पैन ऑफ टाइम है जिसके एंड में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है, पीरियड क्या है? एक स्पैन ऑफ टाइम है, एक टाइम है जिसके एंड में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। यही अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता भी है। कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें अपना अकाउंट्स रिकॉर्ड एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए करना है। ये नहीं कि इमेजिनरी पीरियड कोई भी ले लिया, 2 साल 50 साल के बाद प्रिपेयर करना, अपनी मर्जी से प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है, जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना पड़ता है। प्रिंसिपल ये कहता है क्या कि एक स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम होना चाहिए, एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए जिसके एंड में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ए मान लो प्रिपेयर कर रहा है 2 साल में। अगर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो नहीं कर रहा है मान लो ये, ठीक है, तो मान लो 2 साल में प्रिपेयर कर रहे हो और उसका प्रॉफिट आता है 3 लाख रुपए 2 साल में। ठीक है, बी का जो प्रॉफिट आता है फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए आता है। अब दोनों को कंपेयर करना है, आपको हमें कंपेयर करना है। हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सी कंपनी बेटर है कौन सी नहीं? अच्छा, अरे आप कहेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन ए का प्रॉफिट जो है 3 लाख रुपए है 2 साल में, इसका मतलब है एवरेज प्रॉफिट जो है 1.5 लाख हो गया इसका 1 साल में, और दूसरी कंपनी का सर 1 ही लाख था। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी ये बेटर है कि नहीं? ऐसा आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। पर अच्छा मान लेते हैं कि आपने ऐसा कहा। उसके बाद हमें पता चलता है कि नेक्स्ट ईयर में जो कंपनी बी थी उसने जो सेकेंड ईयर में है सिर्फ सेकेंड ईयर में 4 लाख का प्रॉफिट कर लिया है। फिर अब क्या? अब कौन सी कंपनी बेटर हो गई? सिर्फ सेकेंड ईयर में ही 4 लाख का प्रॉफिट कर लिया ना कंपनी बी ने। तो अब तो इसका ओवरऑल प्रॉफिट 5 लाख हो गया, अब एवरेज प्रॉफिट 2.5 लाख हो गया। अब कौन सी बेटर हो गई? अब कंपनी भी बेटर हो गई ना। तो प्रॉब्लम हो रही है ना। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हम लोग, क्योंकि कोई 2 साल में प्रिपेयर कर रहा है, कोई 5 साल में कर रहा है, कोई 10 साल में कर रहा है। इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है ताकि कंपेरेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी आ सके हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, और हमारे एक्ट्स भी हैं जो डिफाइन करते हैं कि इतने साल का या इतने टाइम इतने मंथ्स का पीरियड होना चाहिए। जैसे कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट क्या कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है एनुअली। ऐसे नहीं कि आर्बिट्रेरी अपने मन से ले लिया कि 10 साल में प्रिपेयर कर रहे, नहीं, हर साल प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये कंपनीज एक्ट भी बोलती है, इनकम टैक्स एक्ट भी बोलता है। और लिस्टेड कंपनी के लिए जो सेबी का रेगुलेशन है वो ये कहता है कि क्वार्टरली रिजल्ट भी पब्लिश करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम एनुअल रिजल्ट्स क्वार्टरली रिजल्ट भी असर्टेन करने पड़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ठीक है, और वो भी पब्लिश करने पड़ेंगे। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 महीने। क्वार्टर मतलब डिवाइडेड बाय 4। अगर एक साल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 3 मंथ्स आते हैं। ठीक है, तो हर 3 मंथ्स में लिस्टेड कंपनीज को पब्लिश करने पड़ते हैं अपने रिजल्ट्स। ठीक है, अच्छा, तो अब भी कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं आपका एमसीक्यू से। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल टू मेजर इट परफॉर्मेंस। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ किसी भी एंटरप्राइज की हम स्प्लिट कर ले रहे हैं पीरियोडिक इंटरवल में, जिससे उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। ये कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है? एंटिटी, मैचिंग, पीरियोडिसिटी यस, एक्रूवल नो। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट तो बोलता है कि पीरियोडिक इंटरवल में डिवाइड कर लेना चाहिए ताकि हम परफॉर्मेंस को जज कर सकें, कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब हम पढ़ेंगे रिवेन्यू रिकॉग्निशन। ये 3 हमने पढ़ लिए हैं। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रिवेन्यू किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का तभी रिकॉर्ड होगा जब वो रियलाइज हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है? जब रिवेन्यू रियलाइज होगा तभी उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन दिखाता है कि रिवेन्यू की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। हमें कब अपने अकाउंट्स बुक में रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है या फिर रिवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। ये कॉन्सेप्ट यही सिखाता है कि कब करेंगे ऐसा हम। ठीक है, ये टाइमिंग पे फोकस करता है। ठीक है, तो और रिवेन्यू रियलाइजेशन का मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। रिवेन्यू रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू कब रियलाइज हो जाएगा हमें? जब राइट टू रिसीव पेमेंट अराइज हो जाएगा। मतलब ये श्योर हो जाएंगे हम कि हाँ हमें पेमेंट तो मिल ही जाएगी। ध्यान देना इसमें से, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें से क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है कि जब हमें ये रियलाइज हो जाएगा, हम मतलब मुझे और आपको, हमें कंपनी है, हम अकाउंटेंट है, जब हमें ये रियलाइज हो जाएगा, ये सर्टेन हो जाएगा कि हमें पेमेंट मिलनी ही मिलनी है, हमें पेमेंट रिसीव होगी ही होगी, तो हम रिवेन्यू को रियलाइज कर लेंगे, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे।
ठीक है, ये ध्यान देना है हमें। हम रिवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब हम सर्टेन हो जाएंगे कि हमें पेमेंट मिलनी ही मिलनी है, ठीक है, कि हमें रिवेन्यू रियलाइज होना ही होना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, मान लो हमने एक क्रेडिट सेल्स की, अब हमने क्रेडिट सेल की और हमने उसको तुरंत रिकॉग्नाइज भी कर लिया। हमने की क्रेडिट सेल का मतलब हमने उधार में सेल किया, हमको रुपए अभी नहीं मिले, हमने क्रेडिट सेल की, पर हमने इसको रिकॉग्नाइज तुरंत की तुरंत कर लिया। क्यों? क्योंकि ये सर्टेन है कि हमें पेमेंट मिलेगी। हमने सेल की, हमें तो मिलनी है पेमेंट, हमने आज की डेट में उधार में सेल की, लेकिन 10 दिन बाद या 20 दिन बाद जितने का भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उस दिन बाद हम पेमेंट मिलनी है ना, हमें सर्टेन है। तो हम क्या कर लेंगे, आज ही की डेट में जिस दिन हमने सेल की होगी उसी दिन रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर जनवरी में हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, फरवरी में हमने गुड्स डिलीवर कर दिए या सेल कर दिया, तो उसी टाइम पे हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, भले हमें कैश रिसीव हुआ मार्च में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम उसके बाद। मान लेते हैं कि हमें रेंट रिसीव हुआ मार्च का, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि जो रेंट रिसीव होना है ओनर को, ठीक है, वो कब रिसीव होना है, किसी भी मंथ के लास्ट डेट में रिसीव हो जाना है। मतलब अगर मार्च का मंथ है तो 31 मार्च को रिसीव हो जाना चाहिए रेंट इस इंडिविजुअल को, ठीक है, इस प्रीमाइस के रुपए मिल जाने चाहिए। बट जो उसको मिला कैश जब इसने दिया, इसके जो टेनेंट है जो यूज़ कर रहा है बिल्डिंग, उसने मान लेते हैं कि अप्रैल में दिया पेमेंट इसको, तो ये कब रिकॉग्नाइज करेगा अपनी अकाउंट्स बुक में रेंट को, मार्च में कि अप्रैल में? ये मार्च में ही कर लेगा। क्यों? क्योंकि मार्च में ही ये चीज़ रियलाइज हो जानी चाहिए थी, ये चीज़ इसको मिल जाना चाहिए, 31 मार्च को इसको पेमेंट मिल जाना चाहिए था ना, तो ये 31 मार्च को ही इसको रिकॉग्नाइज कर देगा। तो जब राइट हो गया, मतलब उसका हक हो गया मिलने का, लिखा है ना, व्हेन द राइट टू रिसीव इट अराइजेस, जब राइट टू रिसीव अराइज हो गया, इसको 31 मार्च को मिल जाना चाहिए था, तो वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसी को बोलते हैं रिवेन्यू रियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इसके एक्सेप्शन भी हैं कुछ। मान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, मान लेते हैं डैम बन रहा है या बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि 10-10 साल लग जाते हैं डैम्स बनने में, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बनने में, या ब्रिजेस बनने में, या रोड्स बनने में, ठीक है, हाईवेज की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सप्रेसवेज की, 5 साल लग रहे हैं डैम बनने में सॉरी। तो अगर 5 साल लग रहे हैं डैम बनने में, अब अगर रिवेन्यू जो है रिकॉग्नाइज हम 5 साल बाद करेंगे, तो क्या वो सही रहेगा कि हम 5 साल बाद रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? नहीं सही रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या बाकी टाइम पे हमने कोई रिवेन्यू नहीं कमाया, बाकी टाइम कंपनी लॉस में जा रही है? ऐसा नहीं है। डैम बन रहा है प्रोपोर्शनलिटी बेसिस में बन रहा है, हर साल कुछ ना कुछ बन रहा है ना, तो जिस प्रोपोर्शन में ये डैम कंप्लीट हो रहा होगा उसी बेसिस में रिवेन्यू भी रिकॉग्नाइज हम करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर 20% या 10% डैम कंप्लीट हो चुका है तो हम 10% ऑफ रिवेन्यू भी जनरेट कर लेंगे, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल है, जब हम एक्सेप्शन कह सकते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं हम एक्सेप्शन के केसेस में, ठीक है। तो अब अगर हम कोई भी गुड अगर हम इंस्टॉलमेंट के बेसिस में सेल करते हैं, उस केसेस में भी क्या होगा, जब सेल हो रही होगी तो हम पूरा रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जनरल केस में करते हैं ना, अगर हम कोई चीज़ सेल कर देते हैं तो हम तुरंत क्या कर देते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, किसको, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ना, रिकॉर्ड कर लेते हैं। पर हम इंस्टॉलमेंट बेसिस में अगर करेंगे तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितना हमें इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रहा होगा उसी को हम रियलाइज मानेंगे, बस उसके अलावा नहीं मानेंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है 2 एक्सेप्शंस को, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है रिवेन्यू रिकॉग्निशन में? पहली चीज़, व्हेन राइट टू रिसीव पेमेंट अराइजेस, तब हम रिकॉग्नाइज कर देंगे रेवेन्यू को, मतलब हमें ये श्योरिटी हो जाएगी कि हमें पेमेंट मिलनी ही मिलनी है। जब हमें श्योरिटी हो जाएगी कि हमें पेमेंट मिलनी ही मिलनी है तो हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। अगर मान लेते हैं कोई माइन है, जैसे लिथियम की रिजर्व्स हैं, माइंस कंपनी होती है ना, माइन की कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं खुदाई करने का, जो ओर्स वगैरह खुदाई करते हैं। तो अगर मान लो लिथियम का रिजर्व मिला है हमें, तो या बड़े बड़े रिजर्व मिल रहे हैं, बहुत प्रीशियस रिजर्व मिल रखे हैं हमें, तो जो माइनिंग कंपनी है वो कब रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? जब हमें लिथियम मिल गया, लिथियम बहुत प्रेशियस है, उसकी तो मार्केट है ही ऑलरेडी, तो जैसे ही लिथियम हमें मिल गया तो वो कंपनी तुरंत रियलाइज़ कर लेंगी
कि हमें मिल गया है, हम उसको अकाउंटिंग बुक में चढ़ा देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक्सेप्शन केसेस क्यों हैं? क्योंकि ये हमें राइट टू रिसीव पेमेंट इस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि ये इतना प्रीशियस है, ये इतना इम्पॉर्टेंट जो डिस्कवर या कह लो हमें जो रिजर्व मिल रखा है वो इतना प्रीशियस है कि वो तो सेल होना ही होना है, उसके तो पूरा वर्ल्ड कस्टमर है हमारे लिए। तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है? एक्सेप्शन का केस हुआ ना, एक्सेप्शन का केस कह सकते हैं, या फिर हमें राइट टू रिसीव पेमेंट हमें इंस्टेंटली हो गया जैसे ही हमने रिजर्व्स को फाइंड किया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है? रियलाइजेशन जो है हो गया हमें और हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे रेवेन्यू को। ठीक है, तो हमें एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये भी रिलेटेड है कैसा, जो हमने प्रीवियस पढ़ा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, उसी से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। क्या क्या कहता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट? कहता है कि रिवेन्यूज आर रिकॉर्डेड या रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। अरे सर, यही चीज़ तो पहले भी पढ़ाया आपने कि यही चीज़ तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी कहता है कि रिवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, है ना? तो इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है क्या? इसमें अलग ये है कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट एक और चीज़ कहता है, ये कहता है कि एक्सपेंसेस आर ऑल्सो रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। ठीक है, तो जब हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, इसमें सिर्फ रिवेन्यूज की बात हो रही थी, है ना? लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है? रिवेन्यू की बात भी हो रही है और एक्सपेंसेस की बात भी हो रही है। ठीक है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड एंड एक्सपेंसेस शुड आल्सो बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। तो जैसे ही हमें पता चल रहा है कि हमें खर्चा होने वाला है, हम इसको तुरंत रिकॉर्ड कर लेंगे। एक्चुअल कैश हमने जब पेमेंट किया उस दिन का वेट नहीं करते हम तुरंत ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जेडी जो है क्लोथिंग बाय करता है 50,000 की और कैश पे करता है 20,000 का और 60,000 भेज देता है, जिसमें से कस्टमर खाली 50,000 पे करता है। तो बताना है आपको ये कि जेडी कितना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करे और कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, बताओ कौन कौन कितना वो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेगा? पहले तो एक्सपेंस बताओ, क्योंकि पहले खरीद रहा है ना। तो 50,000 करेगा कि 20,000 करेगा कि 30,000 करेगा? कितनी की अमाउंट रिकॉग्नाइज कर लेगा वो? पूरी 50,000 की करेगा, पूरी 50,000 की, क्योंकि जैसे ही उसने कपड़े खरीदे उसका एक्सपेंस तुरंत रियलाइज हो गया कि उसको देना ही देना है। अब वो कैश भले बाद में देगा लेकिन रिकॉग्नाइज तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से रेवेन्यू की बात करते हैं। जैसे ही उसने बेचा अपना क्लोथिंग 60,000 में, तो राइट टू रिसीव पेमेंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन दिस केस। जैसे ही उसने बेचा, अब उसको पेमेंट मिलनी है, भले बाद में मिले, तो पूरा ओवरऑल 60,000 लेगा, भले कैश उसको 50,000 मिले हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जाते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। इतना हम खत्म कर चुके हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक्सपेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं ना अकाउंटिंग पीरियड में, जो भी हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं ना अकाउंटिंग पीरियड में, वो मैच करने चाहिए रेवेन्यू से उसी अकाउंटिंग पीरियड में। इसका क्या मतलब है सर? ये तो समझ में ही नहीं आया। एक्सपेंस और रेवेन्यू तो होता ही है अकाउंट्स में, इसमें अलग क्या बता रहा है? इसमें अलग ये बता रहा है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जो हमने रेवेन्यू जनरेट किए हैं, सिर्फ उतने ही रेवेन्यू को जनरेट करने में जो एक्सपेंसेस लगे हैं, ध्यान देना। क्या इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? हमें क्या ध्यान देना है कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में या किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, उतने ही रेवेन्यू को जनरेट करने में जो खर्चे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं खर्चों को लिखा जाएगा उस अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, बाकी के खर्चों को नहीं लिखा जाएगा। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि हमारा 1,000 रुपये का हमने 1,000 ऑफ गुड्स इन फिजिकल यूनिट्स हमने सेल कर दिया, 1,000 हमारे पे पेन थे, मान लो 1,000 पेन हमने सेल कर दिए, लेकिन खरीदे थे हमने 1,500 पेन इस साल। तो हम खर्चे में 1,500 पेन के खर्चे नहीं डालेंगे। क्या डालेंगे? इस 1,000 पेन जो हमने बेचे हैं, जो 1,000 पेन हमने बेचे हैं ना, इसको खरीदने में जो हमें खर्चा हुआ होगा, सिर्फ उसी को लिखेंगे अकाउंट्स बुक में इस साल के लिए। 500 अगर जो बचे हुए हम अगले साल बेचते हैं तो अगले साल लिखेंगे बाकी 500 को खरीदने में जो रुपए लगे थे। ठीक है, ये कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कि जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया है उसको
उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो खर्चे हुए हैं सिर्फ उन्हीं खर्चों को हिस्सा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ओनली दोज कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस शैल बी कंसिडर्ड विच हैव बीन यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू इन दैट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। समझ में आई बात। तो अगर हमने खरीदे 10 खिलौने 10 रुपये में, कितने रुपए खिलौने खरीद लिए? 100 रुपये के, लेकिन बेचे कितने? सिर्फ 8 खिलौने 88 रुपीज़ में। तो रेवेन्यू तो 88 लिख दोगे कि हाँ सर हमने इतने बेचे तो रेवेन्यू 88 हो गया, लेकिन कॉस्ट कितना लिखोगे? 100 नहीं, कॉस्ट 100 नहीं लिखोगे। कॉस्ट कितने लिखोगे? क्योंकि 8 टॉय को बेचा है तो 8 टॉय की ही कॉस्ट लिखोगे, और 8 टॉय की कॉस्ट कितनी है? 80। एक टॉय की कॉस्ट 10 थी, तो हम लिखेंगे क्या? 80 कॉस्ट, और रेवेन्यू कितना लिखेगा? 88। तो प्रॉफिट कितना आएगा? 8, ठीक है। तो ये गलत है जो ऊपर लिखा हुआ है कि 88 हमने रेवेन्यू जनरेट किया और 100 रुपीज़ कॉस्ट नहीं लेंगे। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट का मेन फंडामेंटल है, ठीक है, कि हम 100 नहीं लिखेंगे। जितने हमने सामान को बेचा है, जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उस रेवेन्यू में जितने एक्सपेंस हुए हैं उसी को लिखेंगे, ठीक है, कि ध्यान रखना है हमें। तो एक और एग्जांपल हमारे पास है जिसमें कि पीके ने बिजनेस स्टार्ट किया, और इस पीके ने क्या किया? 10,000 पीसेस ऑफ गारमेंट खरीदे 100 पर पीस में, और 8,000 पीस को बेचा है 150 रुपये में। कितने मंथ में? 12 मंथ में। यहाँ दे रखा है कि हाँ अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने का, इसमें इसने 8,000 पीसेस सेल कर दिए हैं। तो रिवेन्यू निकालना तो बहुत आसान है इसमें, है ना। रिवेन्यू निकालना बहुत आसान है ना, क्यों? क्योंकि 8,000 रुपये, अगर 8,000 हमने पीसेस बेचे हैं 150 रुपये में, तो अगर 15 करेंगे तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा 12 लाख आ जाएगा हमारा। तो क्या रिवेन्यू इसमें 12 लाख दे रखा है? नहीं, तो ये गलत हो गया। रिवेन्यू 10 लाख दे रखा है इसमें। हमने बेचे खाली 8,000 पीस हैं 150 रुपीज़ में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 लाख आएगा ना रिवेन्यू। इसमें रिवेन्यू ठीक है, इसमें रिवेन्यू ठीक है, इसमें भी रिवेन्यू ठीक है, ठीक है। तो ये पहला वाला तो गलत है ऑप्शन, और बचा सेकंड और थर्ड। तो हमारा रिवेन्यू हमने निकाल दिया है। अच्छा, और क्या कर रहा है ये? इसने रेंट जो है पे किया है शॉप के लिए 3,000 पर मंथ। अच्छा, फॉर 11 मंथ्स, सिर्फ 11 मंथ्स का रेंट पे किया है। तो हम क्या कितना कंसिडर करेंगे रेंट की? हमारा रेंट कितना हो जाएगा? 11 × 3 होगा 33,000 होगा ना? नहीं, 33,000 नहीं होगा, क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमने कैश भले पे किया है, नहीं पे किया हो चाहे ना किया हो, हमें पेमेंट तो हर महीने की देनी पड़ेगी ना। राइट टू रिसीव पेमेंट फॉर द लैंडलॉर्ड तो स्टैब्लिश हो चुका है ना। हमारे लिए तो एक्सपेंस हो गया है ना। 12 मंथ के लिए भी तो हमें देना पड़ेगा ना। 12th मंथ जो होगा उसके लिए भी तो हमें पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो 3300 नहीं होगा, कितना होगा? 36,000 होगा। 3,000 × 12 कितना होता है? 36,000, ठीक है। तो 36,000 देखो, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ 33 ये गलत है, ये तो वैसे भी गलत था, ऊपर रेवेन्यू गलत था, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, जरा कॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं कि कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। अच्छा, हमने 8,000 पीसेस बेचे थे और 10,000 पीस खरीदे थे। तो अगर 10,000 पीस खरीदे थे, 10,000 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा, है ना। 10 लाख आ जाएगा। लेकिन क्या हम कॉस्ट 10 लाख को लेंगे? नहीं। क्यों नहीं लेंगे? हमने सेल किए हैं सिर्फ 8,000 पीसेस, और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जितने हमने सेल किए हैं उसको ही खरीदने में जो खर्चे आए होंगे या उसको बनाने में जो खर्चे आए होंगे, खाली उन्हीं खर्चों को लेंगे। तो हम लेंगे खर्चों किनको? सिर्फ 8,000 पीस के खर्चे लेंगे। तो 8,000 × अगर हम 100 करते हैं तो 8 लाख आता है, 8 लाख। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गारमेंट 8 लाख सही है, मतलब ये भी गलत हो गया है। 10 लाख नहीं है, कितना हो जाएगा? 8 लाख। तो 12 लाख रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट ऑफ गारमेंट 8 लाख हो गया, कॉस्ट ऑफ रेंट 36,000 हो गया। वी हैव सीन दिस, राइट। सो रेवेन्यू में से अगर तुम खर्चा हटा दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 3,64,000। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर ये सही है, ठीक है। हमने समझ लिया। अब कुछ MCQ देख लेते हैं फटाफट से फिर से। मोहन ने परचेज किए गुड्स 15 लाख रुपए के। 4/5 ऑफ द गुड्स हैज़ बीन सोल्ड फॉर 18 लाख। फिर से ध्यान देने वाली बात क्या है कि 4/5 ही गुड्स सेल किए हैं, सारे नहीं किए हैं। इसका मतलब है कॉस्ट क्या हो जाएगा? इसका 4/5 हो जाएगा। 15 लाख का 4/5 तो होगा कि नहीं होगा? 5 × 3 = 15, मतलब 3 लाख, और 3 लाख × 4 12 लाख, मतलब कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 12 लाख। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? 15 लाख खरीदे थे लेकिन कॉस्ट पूरी 15 लाख नहीं होगी, इसका 4/5 निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने 4/5 गुड्स बेचे हैं। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? 12 लाख, ठीक है। और बाकी उसने एक्सपेंस किए मीट 2,50,000 में 2015 में। ही काउंटेड नेट प्रॉफिट एज 3,50,000। ओहो, इसने गलत कर दिया है प्रॉफिट। कैसे गलत कर दिया है? देखिए 12 लाख का खरीदा सामान,
2.5 लाख का इसने और खर्चे किए, टोटल हो गए 14.5 लाख, है ना। 14,50,000 हो गए कि नहीं हो गए, बताओ, हुए ना। और 18 लाख का सामान बेचा है, तो भैया 3,50,000 इसने, अच्छा 3,50,000, हाँ सही किया है इसने, 3,50,000 ही आ रहा है हमारा आंसर भी। बट ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया है इसने। अच्छा इसने सही किया, हमारा आंसर भी 3,50,000 है, तो इसने गलत कहाँ किया है। हम लोग ने निकाला ना कितना प्रॉफिट आएगा, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 3,50,000, इसने भी किया, इसका अकाउंटेंट भी तेज है हमारे जैसे, ठीक है, तो इसने भी सही किया है तो 3,50,000 कर दिया इसने कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रखा है, हमसे ये पूछ रहा है। तो इसमें जो फॉलो हुआ है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने भी 4/5 की ही कैलकुलेशन की है, इसने किए नहीं की है, इसने पूरा 15 लाख नहीं लिया है कॉस्ट को, ये भी तेज अकाउंटेंट था हमें लगता था हम ही तेज हैं, लेकिन ये भी अकाउंटेंट अच्छा था, इसने क्या किया है 4/5 लिया ना। तो अगर ये 15 लाख लेता तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा होता, ये फॉलो नहीं कर रहा होता, लेकिन अब इसने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, क्योंकि इसने भी 12 लाख ही लिया था कॉस्ट, जैसे कि हमने लिया, हमने मतलब मैंने और आपने लिया ना अभी, तो वैसे इसने भी लिया, ठीक है। तो इसका आंसर भी सही आ गया, तो इसने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, ठीक है। अगला है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज्ड इन द पीरियड इन विच कैश इज कलेक्टेड। नो, कैश कलेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। जब रिकॉग्नाइज कब करते हैं, जब रियलाइज हो जाता है, जब रियलाइज हो जाता है। और रियलाइज कब होगा, जब सेल हो जाएगी, जब सेल हो जाएगी, है ना। मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं, तो आंसर नंबर बी है इसका, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है देख लेते हैं एक बार। शुरू के कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिए हैं यहाँ तक। अब हम गोइंग कंसर्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गोइंग कंसर्न ये अज्यूम कर लेता है कि बिजनेस फर्म हमेशा आगे कंटिन्यू चलती रहेगी या अपने ऑपरेशन कैरी करती रहेगी फ्यूचर में। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कभी नहीं मानता कि हमारा बिजनेस बंद होने वाला है, भले ही वो कितना ख़राब चल रहा हो। लेकिन अकाउंट्स अगर प्रिपेयर होंगे तो इसी बेसिस में होंगे कि हमारा बिजनेस आगे तक रन करेगा, कभी लिक्विडेट नहीं होगी कंपनी, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने कंप्यूटर खरीदा 50,000 रुपये में, ठीक है, हमने कंप्यूटर खरीदा, इसको हम अगले 5 सालों तक यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगले 5 सालों तक ये कंप्यूटर यूज़ होने वाला है। तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले 5 साल तो कंप्यूटर यूज़ होने वाला है, तो हम यही मान के चल रहे हैं ना कि हमारी कंपनी रन कर रही है, आने वाले साल तो रन करते जाएगी करके, तभी तो हम काउंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 सालों में डिवाइड कर लेंगे, इसकी कॉस्ट को 1 साल में नहीं रखेंगे, इसको 5 साल में डिवाइड कर लेंगे। तो 10,000 हर साल हम एज एन एक्सपेंस चढ़ाते रहेंगे कि 10,000 इस साल खर्चा किया, 10,000 अगले साल, 10,000 अगले साल, 10,000 अगले साल, 10,000 उसके अगले साल। एक साथ हम 50,000 खर्चा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम गोइंग कंसर्न को क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम गोइंग कंसर्न को अज्यूम नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करते हैं हम मान के चल रहे हैं कि भैया हमारी कंपनी तो कल ही बंद होने वाली है, मतलब 1 साल ही नहीं टिकेगी, तो हमको 50,000 रुपये पूरे इसी साल दिखाने पड़ेंगे, है ना, वरना फिर वो फ्रॉड हो जाएगा अगर हम 50,000 नहीं दिखाएंगे, क्योंकि 50,000 खर्चा किया, 50,000 दिखा नहीं रहे हो, तो फ्रॉड तो हो गया ना कि कम एक्सपेंस दिखा रहे हो अपने, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा के दिखा रहे हो। लोन चाहिए होगा, प्रॉफिट बढ़ा के दिखा दिया हमने, 50,000 खर्चा नहीं दिखा रहे भाई हम। लेकिन अगर बंद होने वाली है कंपनी तो हमको दिखाना पड़ेगा। तो अगर हम नहीं मानेंगे, नॉट गोइंग कंसर्न अगर हम अज्यूम करते हैं, तो हमें 50,000 चार्ज करने पड़ेंगे। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा गोइंग कंसर्न ही अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस हमेशा जब भी अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, आप पर मैं अकाउंटेंट है, अगर हम अकाउंटेंट है, अकाउंट्स ऑफिसर बनने जा रहे हैं आप लोग, है ना, तो आप जो अगर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे या फिर आपका जो भी क्लर्क होगा वो अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा, तो क्या अज्यूम करके प्रिपेयर करेगा अकाउंट्स को कि ये ऑर्गेनाइजेशन कभी बंद नहीं होने वाली है, ये चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट को। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सारे के सारे असेट्स अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड होते हैं हमेशा परचेज प्राइस पे, कभी भी मार्केट प्राइस में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमें ध्यान से समझना है इसको, कि जो भी असेट्स हैं वो अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड होते हैं किसमें, परचेज प्राइस में। परचेज प्राइस में क्या क्या आता है, परचेज प्राइस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता है, मतलब जिस प्राइस में हमने खरीदा होगा उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आती है, वो प्रेजेंट लोकेशन तक जहाँ से उसको यूज़ किया जा सकता है ना, उस लोकेशन तक पहुँचने तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी इसमें, और इसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट भी लगेगी। तो परचेज प्राइस में सारी चीज़ें आती हैं, ध्यान रखना है। और भी चीज़ें आती हैं, उसको रेडी करना है यूज़ के लिए, इंस्टॉल करने के बाद उसको रेडी भी करने के लिए भी कुछ करना है उसमें, ठीक है। तो उसके भी कॉस्ट को जोड़ा जाएगा, तो परचेज प्राइस में सारी कॉस्ट आ जाएंगी, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं कि
कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लेते हैं एक मशीन हमने खरीदी 1990 में 5 करोड़ रुपए में, आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू ऑब्वियस सी बात है बहुत अलग होगी, मान लेते हैं 2000 में उसकी मार्केट वैल्यू अलग होगी, लेकिन तब भी हम इसको रिकॉर्ड किस में करेंगे, कॉस्ट में ही करेंगे, मतलब 5 करोड़ रुपए में ही करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। इसीलिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट माना गया है या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट को सिग्निफिकेंट माना गया है, क्योंकि मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है लेकिन कॉस्ट परचेज प्राइस तो फिक्स रहेगी, इसीलिए हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ही रखते हैं। ये इसका लॉजिक है कि क्यों हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आज हमें ये सारे एस्पेक्ट खत्म करने हैं तो हमें थोड़ा अच्छे से और तेज़ी से पढ़ना पड़ेगा। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स में टू फोल्ड इफेक्ट होते हैं। अरे सर ये टू फोल्ड इफेक्ट क्या होता है, मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन कम से कम अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 जगह पे रहेगा। अरे सर ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, ये तो आपने पढ़ाया नहीं, मैं आपको बताता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम असेट भी पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हम लायबिलिटी क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कैपिटल क्या होता है ना, पढ़ चुके हैं ना। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो कम से कम 2 जगह पे जरूर रिकॉर्ड होगा कम से कम 2 जगह पे रिकॉर्ड जरूर होगा। जैसे कि कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहा होगा, क्या पता वो असेट के अंदर ही 2 जगह पे 2 अकाउंट को इफेक्ट कर रहा हो, क्या पता वो लायबिलिटी के अंदर ही 2 अकाउंट को इफेक्ट कर रहा हो, या फिर क्या पता वो कैपिटल के अंदर ही दो जगह पे इफेक्ट हो रहा हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो एक जगह इफेक्ट है उसका असेट में हो और उसी ट्रांजैक्शन का जो दूसरा इफेक्ट है वो लायबिलिटी में आए, ऐसा भी हो सकता है। एक इफेक्ट लायबिलिटी में और इफेक्ट कैपिटल में, ऐसा भी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कम से कम 2 जगह जरूर इफेक्ट करेगा वो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को हम, ठीक है। और ये हमेशा बराबर होंगे, टोटल असेट हमेशा बराबर होंगे टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के किसी भी कंपनी में, ठीक है। एक मिनट मुझे इरेज कर देता हूँ पहले मैं ये इंक, जिससे एग्जाम्पल समझ में आ जाए। तो वो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये कह रहा है कि एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, और उसने क्या किया, कैश रखा अपने पास। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। हमें पता था ना 2 फोल्ड इफेक्ट होगा। तो पहली बात तो अगर उसने इन्वेस्ट किया है रुपए तो कैपिटल इफेक्ट हो रहा है, मतलब लायबिलिटी साइड में पहली चीज़ इफेक्ट हो रही है कैपिटल के फॉर्म में, तो कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है पहली चीज़। दूसरा कैश इफेक्ट हो रहा है, मतलब असेट साइड भी इफेक्ट हो रहा है जिसमें कि कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ना, क्योंकि कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट बढ़ जा रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है लायबिलिटी साइड में, तो दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, इसी 7 लाख रुपए से उसने 5 लाख की मशीनरी खरीद ली और बाकी कैश अपने पास रख लिया। फिर से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। क्या, पहला मशीनरी अकाउंट नया ओपन हो जा रहा है क्योंकि मशीनरी खरीद ली भाई 5 लाख रुपए की। दूसरा अकाउंट क्या इफेक्ट हो रहा है, दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ये कैश, क्योंकि कैश था पहले 7 लाख रुपए, पर 7 लाख में से 5 लाख यूज़ कर लिए यहाँ, तो अब इसमें कितने बचेंगे, 2 लाख रुपए, तो दूसरा कैश अकाउंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो 2 अकाउंट कौन से हो गए, कैश अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो उसने जो ये 5 लाख की मशीनरी खरीदी है ना, एक और मशीनरी खरीदी उसने 5 लाख की। अब उसने जो मशीनरी खरीदी है वो 2 लाख का लोन, नहीं मशीनरी उसने 5 लाख की खरीदी थी, अब उसने 2 लाख की ट्रक खरीदा है, 2 लाख का ट्रक खरीदा है और वो लोन लेके खरीदा है। 2 लाख का ट्रक खरीदा है, पहले उसके पास 7 लाख थे, उसने 5 लाख की मशीनरी खरीद ली कैश से, ठीक है। अब उसने 2 लाख का ट्रक खरीद लिया लेकिन लोन लेके खरीदा है। कैसे खरीदा है, लोन लेके। अब कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, पहला अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ट्रक अकाउंट, क्योंकि ट्रक अकाउंट ओपन हो रहा है 2 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन इसने लोन लिया है, लोन आता है लायबिलिटी साइड में है ना, लोन उधार है, हमारा ऑब्लिगेशन है, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं ना, लोन ऑब्लिगेशन है तो लायबिलिटी साइड में आएगा, तो लोन भी इफेक्ट हो रहा है प्लस 2 लाख हो जा रहा है ना। तो 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, पहला लोन है, दूसरा ट्रक अकाउंट है। अच्छा एक चीज़ गौर की सारे एग्जाम्पल में, क्या कि असेट साइड हमेशा लायबिलिटी के बराबर हो रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बताया था ना। तो हर जगह टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी हो रही है, चाहे तो हम चेक कर सकते हैं, देख लें 7 + 2 9 लाख है ना, 7 लाख है यहाँ पे और यहाँ पे भी है। अच्छा यहाँ पे कुछ गलत है, ये यहाँ पे कैश नहीं होगा, या फिर एक मिनट, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे अच्छा ये 9 लाख सही तो है, 9 लाख है ना, 7 + 2 9 हो गया, और यहाँ पे 2 लाख था, 2 लाख + 5 लाख 2 लाख 9 लाख हो गया। इसके पहले एग्जांपल में भी यहाँ 7 लाख था, यहाँ भी 7 लाख था। इसके पहले भी एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, है ना।
यहाँ भी 7 लाख था, यहाँ भी 7 लाख था। तो असेट और लायबिलिटी हर केस में, जितने भी एग्जांपल हमने देखे, तीनों ही केस में इक्वल हो रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरू में, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो इस केस में भी बराबर है, सेकेंड केस में भी लायबिलिटी और एसेट बराबर है, फर्स्ट केस में भी लायबिलिटी और एसेट्स बराबर थे, ठीक है। अच्छा, ये दो जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें भी बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। ये भी मैंने फर्स्ट स्लाइड में बता दी थी जब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग तरह के असेट हो सकते हैं, एक असेट बढ़ रहा होगा और दूसरा असेट सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। जैसा कि पहला केस में हुआ था कि सेकंड केस में हुआ था, जिसमें हमने याद करो मशीनरी खरीदी थी। मशीनरी अगर हमने कैश से खरीदी तो हमारा एक असेट बढ़ गया। कौन सा असेट बढ़ा? मशीनरी बढ़ गई थी, है ना, और कैश कम हो गया था, तो वो इसका एग्जाम्पल था, है ना। मशीनरी बढ़ गई थी और कैश कम हो गया था। एक और केस हो सकता है कि एक लायबिलिटी बढ़ जाए और दूसरी लायबिलिटी कम हो जाए, तो फिर से वो दोनों का इम्पैक्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहेगी, है ना। थर्ड केस एक और हो सकता है, क्या हो सकता है कि एक हम असेट बढ़ा दें और दूसरा हम लायबिलिटी बढ़ा दें, तब भी दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि असेट और दोनों जो साइड हैं, असेट और एक साइड होती है लायबिलिटी और कैपिटल की, दोनों हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम असेट बढ़ा देंगे तो हमको ये साइड भी बढ़ानी पड़ेगी, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर असेट साइड घटेगी तो लायबिलिटी साइड भी घट जाएगी, है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो से ज़्यादा असेट और लायबिलिटी इफेक्ट हो जाती है, मतलब दो से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देख लें, चलो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल भी। मान लेते हैं कि बिजनेस ने खरीदा लैंड 5 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख पे किए उसने कैश में और बाकी फाइनेंस किए लोन के थ्रू। इसमें अब 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि 2 से ज़्यादा असेट और लायबिलिटीज इफेक्ट हो रही हैं। कौन कौन सी इफेक्ट हो रही हैं, कोई बताएगा? पहला, लैंड खरीदा तो हमारा लैंड में इफेक्ट आया, हमारा किसमें इफेक्ट आया? लैंड में इफेक्ट आया। पहला अकाउंट बन जाएगा लैंड, कितने का? 5 लाख रुपीस का। सेकेंड हमारा 1 लाख इज पेड इन कैश, तो दूसरा जो अकाउंट इफेक्ट हुआ है वो कैश हुआ है। कैश 1 लाख से कम हो जाएगा, यहाँ पे कैश 2 लाख रुपए था ना, शुरू की बैलेंस शीट ये थी, उसके बाद ट्रांजैक्शन हुआ, फिर बैलेंस शीट ये बन गई। तो 2 लाख रुपए कैश था, 1 लाख रुपए हमने इसमें लैंड में लगा दिए, तो अब कितने बचेंगे? 1 लाख रुपए। 2 लाख माइनस 1 लाख कितना होगा? 1 लाख ही तो होगा, तो 1 लाख रुपए हमारे पास कैश में बच गए, ठीक है। रेस्ट इज फाइनेंस्ड थ्रू लोन, तो तीसरा क्या हो जाएगा? लोन अकाउंट। अब ये वाला लोन अकाउंट, ये वाला नहीं, ठीक है। तो हमने 5 लाख का लैंड खरीदा, 1 लाख हमने कैश में पे कर दिया, हमारे पास 1 लाख बच गया, तो बाकी कितने रुपए हमको और देने हैं? 4 लाख, जो हमने कहाँ से लिया? लोन से लिया, लोन फॉर लैंड, ठीक है। अच्छा, कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट से। ए ने कार परचेज की 5 लाख रुपए की, जिसकी डाउन पेमेंट करी 1 लाख रुपए में, और 4,000 रुपए का बिल्स पेबल साइन किया, 60 दिन में पेमेंट करना है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन क्या होगा? ठीक है, कार परचेज की 5 लाख की, तो पहली चीज जो होगी वो असेट बढ़ जाएगा 5 लाख रुपए से, सीधी सी बात है। तो विल टोटल असेट्स भी इंक्रीज बाय 5 लाख, इतना तक तो सही है, लेकिन आगे कुछ नहीं लिखा है, तो और ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, है ना। 5 लाख रुपए का अगर उन्हें कार खरीदी है। अच्छा, इसमें एक और चीज लिखी है, टोटल असेट ना, टोटल असेट नहीं बढ़ रहे हैं, टोटल असेट 5 लाख से नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कार का जो है कार असेट 5 लाख से बढ़ रहा है, ये ठीक है, लेकिन टोटल असेट नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि हमने डाउन पेमेंट भी की है 1 लाख से, मतलब हमने कैश भी पे किया है, तो कैश तो 1 लाख से कम हो गया होगा, है ना, और कार बढ़ गई होगी 5 लाख से, कैश हो गया होगा कम 1 लाख से। इसका मतलब है हमारा टोटल असेट कितना बढ़ रहा होगा? सिर्फ 4 लाख ही तो बढ़ रहा होगा। अगर लिखा होता कार एसेट इज इंक्रीज बाय 5 लाख तो सही होता, लेकिन टोटल एसेट लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। टोटल, और एक और चीज़ है कि 4 लाख हमारा बढ़ गया, ठीक है, एसेट, तो अगर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करना है तो 4 लाख का बिल्स पेबल भी साइन करना पड़ेगा ना, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज कर गई 4 लाख से, लायबिलिटी भी इंक्रीज कर गई 4 लाख से, तो टोटल लायबिलिटी इंक्रीज बाय 4 लाख। ये तो सही लिखा है, लेकिन बाकी नहीं लिखा हुआ है, तो और पढ़ते नहीं, आधा लिखा हुआ है ना टोटल लायबिलिटी। हमने क्या निकाला कि असेट भी बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, इसमें लिखा है खाली लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, टोटल असेट इंक्रीज बाय 4 लाख विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीज लायबिलिटी, बिल्कुल सही जवाब,
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि हमारे 4 लाख का असेट भी बढ़ा, 4 लाख की लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, अगला है कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। अब हमारा कैपिटल आया, प्रोप्राइटर क्या लाया, कैपिटल लाया ना, तो कैपिटल जब लाते हैं तो क्या बढ़ता है, और कैश के फॉर्म में ला रहा है, तो इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा। इंक्रीज इन असेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी नो। अगर कैश ला रहे हो तो कैपिटल तो बढ़ेगा, ठीक है, कैपिटल बढ़ा तुम्हारा मतलब लायबिलिटी सेट बढ़ गई तुम्हारी। असेट सेट डिक्रीज कैसे हो जाएगा, अगर कैश ला रहे हो तो असेट सेट भी इंक्रीज करेगा ना। तो मेरा पहला ऑप्शन सही है, बट मैं फिर भी बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अगर शुरू में आंसर नहीं मिल रहे तो इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी नो, क्योंकि डिक्रीज इन लायबिलिटी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और भी देख लेते हैं एग्जांपल्स। असेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, रीसेल। नहीं, असेट तो रीसेल के लिए होते नहीं है। कन्वर्जन इनटू कैश नो। अर्निंग रेवेन्यू, यस, अर्निंग रेवेन्यू के लिए जो असेट्स होते हैं हम खरीदते हैं मशीनरी वगैरह, ताकि हम उसको उससे गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकें, फिर उनको बेच के रेवेन्यू जनरेट कर सकते। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इफ एन इंडिविजुअल असेट इज इंक्रीज देयर विल बी करस्पॉन्डिंग। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करना है, कौन बताएगा आंसर। मैंने बताया था ना, असेट है लायबिलिटी है, असेट को इंक्रीज कर दिया, असेट को अगर इंक्रीज कर दिया, ये असेट है ये लायबिलिटी है, असेट को अगर इंक्रीज कर दिया तो क्या हो सकता है, कौन बताएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, इंक्रीज ऑफ अनदर असेट और इंक्रीज ऑफ कैपिटल। इंक्रीज ऑफ अनदर असेट होगा, असेट को इंक्रीज कर रहे हो, दूसरे असेट को इंक्रीज कर दोगे तो फिर गैप और बन जाएगा ना, तो पहला गलत है। अच्छा, एक असेट इंक्रीज कर दिया, लिखा है डिक्रीज ऑफ अनदर असेट, अच्छा एक और असेट डिक्रीज हो जाएगा, हाँ हो सकता है। अच्छा, और लिखा है और इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, अच्छा एक असेट को इंक्रीज किया और बराबर करने के लिए दूसरी लायबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो, हाँ ये भी सही है। तो ये मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड भी देख लेते हैं एक बार। डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक लायबिलिटी और डिक्रीज ऑफ कैपिटल, नहीं, अगर असेट इंक्रीज कर रहे हो और लायबिलिटी को अगर डिक्रीज कर दोगे तो और गैप बढ़ जाएगा ना, हमें दोनों को बराबर करना था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई एक और क्वेश्चन है, यह है होमवर्क, ये होमवर्क है आपका, और इसे मुझे आप लोग उसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए। डेटा दे रखा है हमें, कॉस्ट ऑफ मशीनरी है 10 लाख रुपए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं समझा दे रहा हूँ कैसे करना है, लेकिन खाली आंसर लिखना है, कुछ नहीं करना है। इंस्टॉलेशन चार्जेस है 1 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू है 12 लाख रुपए। ठीक है, मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए है, कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, इंस्टॉलेशन लगा 1 लाख रुपए। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है 11 लाख, कितनी हो गई है 11 लाख, और लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है 12 लाख। ठीक है, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या कर दिया देखो यहाँ, अब अकाउंटेंट उतना तेज नहीं था इसका, इसने वैल्यू कर दिया मशीनरी को किसमें 12 लाख में वैल्यू कर दिया। तो कौन से कॉन्सेप्ट को ये वायलेट कर रहा है, इसका आंसर मुझे आप लोग देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे पास हमने गोइंग कंसर्न कर लिया, कॉस्ट कंसेप्ट कर लिया, डुअल कॉस्ट एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी कर लिया, और ये सब भी हमने कर लिया है। अब हमारा आता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर जो है एस्पेक्ट ये कहता है कि सारे के सारे मटेरियल और रिलेवेंट फैक्ट्स जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब को डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। क्या कहता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, कि सारे मटेरियल और रिलेवेंट फैक्ट्स जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है किसी भी कंपनी में, याद रखना कि मटेरियल और रिलेवेंट मटेरियल फैक्ट्स जो हैं उनको सबको डिस्क्लोज करना है। किसमें, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे या फिर उनके फुटनोट्स में। अरे सर फुटनोट्स क्या होते हैं, तो हमने पढ़ाया नहीं, पिछले लेक्चर में भी नहीं पढ़ाया, अब पढ़ा देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पढ़ाया था कि बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है ना। अब क्या होता है, इस बैलेंस शीट में कुछ असेट एंड लायबिलिटी लिखा, लेकिन कुछ चीज़ें और भी होती हैं इंपॉर्टेंट, जो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो चीज़ें बैलेंस शीट में लिखी नहीं जाती बट वो इंपॉर्टेंट होती हैं, अब वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो अलग एक टॉपिक है, मैं खाली फुटनोट्स का मतलब बता रहा हूँ। तो उन सबको फुटनोट्स में भी इंक्लूड किया जाता है, कुछ चीज़ों को। नीचे एक फुटनोट्स होते हैं, एक नोट्स बनता है जिसमें बाकी चीज़ें भी डिस्क्लोज की जाती हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के नीचे होती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर हम समझ चुके हैं, बहुत ही आसान था कि सारे मटेरियल चीज़ें को डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी, ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कहता है कि एक पॉलिसी अगर कोई कंपनी फॉलो करती है, उसको हर बारी हर साल वही
पॉलिसी को रिपीट करना है, उसको चेंज नहीं करना है। एग्जांपल के लिए अगर डेप्रिसिएशन लगाना है हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से या फिर रिटर्न डाउन वाली मेथड से या फिर और भी मेथड्स होते हैं। अच्छा, ये मेथड्स क्या होते हैं ये हम अगले लेक्चर में कभी पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए हमें क्या समझना है कि अगर मेथड लगाना है, मान लो हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं, हम लोग अकाउंटेंट हैं, कंपनी में साथ में काम करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो अगर हम इस साल डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड ले रहे हैं तो हर साल हमें स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाना पड़ेगा, जिससे कि कंपेरेबिलिटी रह सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिफरेंट पीरियड्स में, ठीक है। तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना। तो पॉलिसी एकदम से चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में मान लो कि डेप्रिसिएशन आ रहा है 5,000 रुपये, ठीक है, लेकिन अगर हमने रिटर्न डाउन वाली मेथड लगा दिया तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन हो जाएगी अकाउंट्स की, हर बार सेम मेथड यूज़ करना हमें, ठीक है। तो यही कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है भाई। MCQ, कनिका एंटरप्राइज फॉलोज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिशिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर, हर साल सेम चीज लगा रहा है। तो ये किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है? कंसिस्टेंसी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला आता है अच्छा, कंसिस्टेंसी तो हम पढ़ चुके हैं ना, कंसिस्टेंसी तो हमने पढ़ लिया है। अब आता है हमारे पास कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटेंट शुड बी प्रूडेंट। अच्छा, प्रूडेंट क्या होता है? प्रूडेंट मतलब विजडम, विजडम का मतलब साउंड डिसीजन। अकाउंटेंट्स जब अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उन्हें एक साउंड डिसीजन लेना होता है। कैसा साउंड डिसीजन? ये साउंड डिसीजन होना चाहिए कि अगर ये अकाउंटेंट, हम और आप एंटिसिपेट कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, अगर हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो हम उसको इंस्टेंटली इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेंगे। इसे बोलते हैं प्रूडेंस, इसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म। हम अपनी अप्रोच में कंजर्वेटिज्म दिखाएंगे। अकाउंटेंट्स को हमेशा कंजर्वेटिव होना चाहिए। नॉर्मल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अकाउंट्स बुक को प्रिपेयर करते टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है। कि हमें क्या करना पड़ेगा कि अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय अगर हमें लॉसेस एंटिसिपेट कर पा रहे हैं फ्यूचर में तो हमें इमीडिएटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसे। लेकिन अगर मान लो कि हमें अकाउंटेंट्स को अगर जो है फ्यूचर में, नियर बाय फ्यूचर में अगर हम प्रॉफिट एंटिसिपेट कर पा रहे हैं तो भी हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम कंजर्वेटिव हैं अप्रोच में अपने। हम प्रॉफिट्स को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेंगे। यही कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या फिर कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसका क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, EPFO के एग्जाम में, ठीक है, अकाउंट्स ऑफिसर के एग्जाम में। तो एन अकाउंट, अगर उसके पास चॉइस है अकाउंटेंट के पास कि दो मेथड आ रहे हैं कि किसी एसेट को वैल्यू करने के दो मेथड हैं हमारे पास, तो हम कौन सा मेथड चूज करेंगे जिससे उसकी वैल्यू कम आए, हमको बढ़ा के नहीं दिखानी है, ठीक है। तो अकाउंटेंट को ये ध्यान रखना है, हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय ये ध्यान रखना है कि हमें कभी ओवर एस्टिमेट नहीं करना है प्रॉफिट का, हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, और हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है लॉसेस हम ज़्यादा दिखाना है, हमें लॉसेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और प्रॉफिट को ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यही कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सारे के सारे मेटीरियल फैक्ट्स को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और हम इममेटीरियल फैक्ट्स को ओमिट कर सकते हैं, हम इममेटीरियल फैक्ट्स को ओमिट कर सकते हैं। अरे तो डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई मटेरियल फैक्ट्स क्या है और इममेटीरियल फैक्ट्स क्या है? ये डिसाइड होता है कि उस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है और उसमें अमाउंट कितना इन्वॉल्व हो रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल है कि इममेटीरियल है। अच्छा, ऐसे कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा, मान लो कि अंबानी है, अंबानी की कंपनी है, 10,000 करोड़ की कंपनी है, मान लेते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो, 10,000 करोड़ के असेट है, कंपनी छोड़ो वर्थ कितने की है, 10,000 करोड़ के असेट है मान लो, अब ठीक है ना, 10,000 करोड़ के असेट है उसके पास। एक जियो का यूज़र था, आप चलाते हो जियो का सिम, जियो ने प्रॉमिस किया ये है वो है कि भाई ये नेटवर्क अच्छे आते हैं, ऐसा आता है, पहाड़ों में भी जाओ, खदानों में भी जाओ, हर जगह नेटवर्क आते हैं। आपने 250 का रिचार्ज करा लिया और आपने लॉ सूट डाल दिया कि इसने मेरे को मेंटल हैरास कर रखा है, ये नेटवर्क आते नहीं है, ऐसे ही है। 2,000 रुपये का लॉ सूट डाल दिया कि 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, लॉ सूट डाल दिया कोर्ट में या फिर कहीं भी डाल दिया, कंज्यूमर कोर्ट में डाल दिया, ठीक है। रिलायंस को ये बात पता चल गई कि हाँ भैया आपने लॉ सूट किया हुआ, मतलब आपने केस किया हुआ है, तो क्या ये रिलायंस कंपनी शो करेगी इस फैक्ट को कि हमारे ऊपर लॉ सूट है 2,000 रुपये का?
नहीं करेगी, इमटेरियल है। 10,000 करोड़ के असेट उसके पास हैं, 2,000 का लॉ सूट है, वो भी ये नहीं कि उनको फिक्स हो गया कि उनको 2,000 पे करना है, अभी लॉ सूट आया है खाली, अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है कोर्ट के, मतलब कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि रिलायंस जियो पे कर रहा है आपको, है ना। आप सिर्फ हम लोगों ने, आपने क्या, मैंने भी मान लो कर रखा है कि 2,000 का लॉ सूट कर रखा है, तो रिलायंस जो है नहीं शो करेगा, इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्व उनके हिसाब से 10,000 करोड़ के असेट है, वो कुछ बेचने की भी जरूरत नहीं है, अपने पेनी बेच देगा ना तो ही 2,000 रुपये उसके बाद हो जाएंगे। वैसे तो कैश ही पड़ा होगा कितना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है ये डिस्क्लोज करने की अपने इन्वेस्टर्स को कि भाई हमारे ऊपर किसी ने 2,000 रुपये का लॉसूट डाला है, ठीक है, क्योंकि वो खदानों में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, ठीक है। लेकिन इसी के लिए अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, मान लेते हैं कि 50,000 रुपये की असेट है किसी कंपनी के पास सिर्फ, ठीक है, आपने इस पर लॉसूट डाल दिया 10,000 रुपये का, मैंने और आपने, चलो 10,000 छोड़ो, 2,000 रुपये का भी डाल दिया, सेम अमाउंट का डाल दिया हमने, अमाउंट सेम था ना। अब लॉसूट कर दिया कि भाई तुम्हारा जो गुड था वो अच्छा नहीं था, ये खराब वराब था, ब्रेड वेड जो भी बेच रहे हो, 2,000 डाल दिया। अब डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी को, हाँ करना पड़ेगा, क्यों, अब अमाउंट इन्वॉल्व बहुत मटेरियल है इनके हिसाब से, जहाँ असेट सिर्फ 50,000 रुपये के हैं, टोटल कंपनी की वर्थ ही 50,000 रुपये की है मान लो टोटल असेट, तो उसके लिए 2,000 इंपॉर्टेंट है बहुत भाई, तो उसको डिस्क्लोज मटेरियल करना, उसको उसके लिए मटेरियल है, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये, ठीक है, ये चीज़ है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लानिंग अ पिकनिक फॉर एम्प्लॉयज इज एन इमटेरियल इन्फॉर्मेशन। कोई नेचर देख रहे हो उसका क्या है, नेचर है इसका कि पिकनिक प्लान कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो ये क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ह्यूज एक्सपेंडिचर कर रही है कोई कंपनी ट्रेनिंग पे, तो मटेरियल फैक्ट है, तो करना पड़ेगा। और जब भी मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो हमेशा हमें ध्यान देना है कि जब भी पैसे खर्च होते हैं ना एडिशनल कैपेसिटी में, मतलब प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ रही है अगर, तो वो मटेरियल हो जाता है, फिर वो मटेरियल फैक्ट हो जाता है। जब भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती है, एडिशनल कैपेसिटी अगर क्रिएट हो रही है, तो क्या हो जाता है वो फिर मटेरियल फैक्ट हो जाता है, फिर इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, हमने सारे पढ़ लिए एंटिटी से लेके यहाँ तक, और मटेरियलिटी अभी पढ़ गए हैं, अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम बायस ऑफ अकाउंटेंट्स एंड अदर। इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्टिव मैनर में जो हमारा एग्जाम है, या जो आपका एग्जाम है, मेरा एग्जाम है, जो आपका एग्जाम है ईपीएफओ का, ऑब्जेक्टिव अगर अकाउंट से क्वेश्चन है तो टिक करने ना एग्जाम में क्वेश्चंस कि एक ही आंसर है ना, तो अगर एक ही आंसर है तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसका मतलब है इसी तरह अकाउंट्स भी जो होनी चाहिए प्रिपेयर होने चाहिए ऑब्जेक्टिव मैनर में, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री को अकाउंटेंट मैनिपुलेट नहीं करेगा, जो सही है वही रिकॉर्ड करेगा, तो ऑब्जेक्टिव मैनर में। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आरबीआई का पेपर होता है, अगर उसमें ऐसे लिखना है तो एक ही क्वेश्चन है, मतलब ट्रांजैक्शन के सेंस में अगर बोलें तो क्वेश्चन एक ही है, बट हर कोई एस्पिरेंट अलग अलग आंसर लिखेगा ना, तो ये सब्जेक्टिव नेचर हो गया, सबका अपना बायस इसमें आ सकता है। तो लेकिन अकाउंटेंट को ध्यान रखना है कि उसको ऑब्जेक्टिव मैनर में अकाउंट्स रिकॉर्ड करने हैं या अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है। ऑब्जेक्टिविटी आएगी कैसे, वाउचर्स के थ्रू, प्रूफ के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू, क्योंकि डॉक्यूमेंट में लिखा होगा ना कितना अमाउंट है और क्या हुआ है। अगर आपने गुड सेल किए होंगे तो आपने बिल जनरेट किया करके दिया होगा ना कस्टमर को, तो वो दिखाएगा कितने अमाउंट का हुआ है, तो वो ऑब्जेक्टिव है अमाउंट अकाउंटेंट अपने मन से नहीं डाल पाएगा, ठीक है। तो ये जो तीन है ना अकाउंटेंट, जो अकाउंट्स, कौन से तीन अकाउंट्स, जो कौन से कॉन्सेप्ट अकाउंट्स के, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल, इसको बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजम्पशन। क्या मतलब है फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजम्पशंस का, मतलब किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप देखेंगे तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये तीनों तो फॉलो हुए ही हुए हैं, दे आर ऑलवेज अज्यूम टू बी ट्रू, दीज थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वी कैन से, और अजम्पशंस आर ऑलवेज अज्यूम टू बी ट्रू। अच्छा क्यों, बाकी क्यों नहीं, यही तीन क्यों, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल ही क्यों? इसका रीज़न है, रीज़न मैं बताता हूँ। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको एक फ्रेमवर्क देने के लिए, उनको स्पेसिफिक बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेम होते हैं, बताया था ना कि प्रिंसिपल्स को स्पेसिफिक बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्म होते हैं, है ना। तो इन तीनों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फॉर्म में नोटिफाई कर चुका है आईसीआई। AS1 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, वो बताता है, वो इस गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को बाइंड करता है।
ये जो गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी है ना, इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिखा गया है कि ये आपको अज्यूम करना ही करना है, ठीक है। और एक्रूवल कंसेप्ट को कौन लीगली बाउंड कर रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 कि एक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करना ही करना है। तो इसलिए ये माने जाते हैं कि ये तो ये फॉलो होंगे ही होंगे, ये प्रिंसिपल ने पढ़ाना हमने तीनों चीज़ें, प्रिंसिपल हमने बहुत सारे पढ़े, पर ये तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये माने जाएंगे कि ये तो ट्रू है ही है, बाकी चीज़ों में भले थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन या चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, ठीक है। लेकिन इन तीनों में कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये तीनों मानी जाएगा कि ये तीनों सच ही हैं, ठीक है। ये हम बता चुके हैं कि तीनों की तीनों क्या है, हमेशा ट्रू माने जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, PYQ में। अब देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊपर जाता है। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, उसी डिस्कशन से क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले बार बहुत सारे, इस बार भी आएंगे। 2017 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, क्या आया था? इन केस ऑफ गोल्ड, अच्छा गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं, गोल्ड माइनिंग कंपनी है, ठीक है। इसमें लिखा है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन अकाउंटिंग पीरियड इन विच द गोल्ड इज। अब गोल्ड माइन कर रही है कंपनी, ठीक है। अब वो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगी? जब उनका गोल्ड डिलीवर्ड हो जाएगा तब कस्टमर को, या फिर किसी को भी जिसको भी सेल कर रही होंगी, या फिर जब वो सेल हो जाएगा तब, या फिर जब माइंड होगा तब, या फिर जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अरे भाई ये आइडेंटिफाई हो गया है, ये एरिया, ये लोकेशन, कि हाँ भाई यहाँ माइन करना है, ठीक है। मशीनरी होती है ना उनके पास पता करने के लिए कि हाँ कि यहाँ हो सकता है करके, तो आइडेंटिफाई कर लीजिएगा तब। इनमें से कौन सा आंसर है बताइए, कौन बताएगा? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे रिसोर्स के फॉर्म में कर चुके हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हेन इट इज माइंड। क्योंकि गोल्ड की इतनी बड़ी मार्केट है, गोल्ड इज इक्वल टू कैश, भैया मार्केट छोड़ दो, गोल्ड इज इक्वल टू कैश। वो ऑलरेडी ये मार्केट है ऐसी कि इसको कैश के इक्वल माना जा रहा है, तो वो रिकॉग्नाइज तो हो ही गया ना ऑलरेडी। जब गोल्ड माइन कर लिया गया है तो गवर्नमेंट को बेच सकते हैं ना, जो माइनिंग कंपनी है गवर्नमेंट के साथ में ही काम कर रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, तो ये ऑलरेडी कैश के इक्वल माना गया है। RBI तक गोल्ड रखती है अपने पास रिजर्व में, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है, ये बेचने का इंतजार नहीं करना है कि इसको हम देंगे गवर्नमेंट को तब हम रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये नॉर्मल कोई गुड्स नहीं है कि पेन बेच रहे हो बॉटल बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुरंत ही रिकॉग्नाइज हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें अपना दिमाग और हमने डिस्कस किया था, मैंने समझाया था ये क्या कि व्हेन दिस रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, कब? जब हमें ये रियलाइज हो जाए कि हमको पेमेंट मिलना फिक्स है, जब हम श्योर हो जाए कि हमें तो पैसे मिलने ही मिलने हैं। तो जैसे ही गोल्ड दिखता है ना या कोई भी रिजर्व दिखता है बहुत ही प्रीशियस, तो जैकपॉट होता है वो, फिर तो हमको कंफर्म हो जाते हैं ना कि हमें तो भाई पैसे मिलने ही मिलने हैं। जब हमें गोल्ड दिख गया कहीं तो कोई डाउट रह जाता है कि बिकेगा नहीं, ऐसा कभी लगता है नहीं ना। तो इसका मतलब हम श्योर हैं कि हमें पैसे मिलने हैं, तो जब हम श्योर है तो हम अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। एंटिसिपेशन नहीं है यहाँ पे कि हमें मिल जाएंगे, नहीं, एंटिसिपेशन नहीं है गोल्ड के केस में, हम श्योर हैं, ठीक है। इसलिए ये तुरंत रिकॉर्ड, जैसे ही माइंड होगा तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगा अकाउंट बुक में, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग IFRS तो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, अभी हमने पढ़ा था, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। एक और PYQ देख लेते हैं, 2021 का क्वेश्चन है आपके सामने, चलो देखते हैं भाई कौन बता पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड व्हेन एन एंटिटी व्हेन इवेंट सच एज न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग इन द मार्केट एंड राइट बिटवीन द प्रोडक्शन मार्केट डिपार्टमेंट्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड। एक नया कॉम्पिटिशन आया और मार्केट में और थोड़ा प्रोडक्शन में वो हुआ, कंपटीशन हो रहा है, तो इसको डिस्क्लोज नहीं किया है ना, इसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, नो। मनी मेजरमेंट, यस, हम पढ़ चुके हैं। मनी मेजरमेंट क्या बताता है? सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसे मनी में मेजर कर सकते हैं। तो इसको मनी में कैसे मेजर करोगे? कोई कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में तो नहीं कर पाओगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, सिर्फ ये होमवर्क का मतलब नहीं कि सस्ता क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि क्या आंसर है, तब मैं अगली बार बताऊंगा आंसर क्या है, ठीक है। क्या ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो सपोर्ट करता है दैट नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट बट प्रोविजन फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस शुड बी एंटर्ड? तो नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए पर लॉसेस के प्रोविजन होने चाहिए। ऐसा कौन सा है हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है, तब मैं नेक्स्ट बार बताऊंगा कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट तो भाई और इम्पॉर्टेंट है,
क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, ये तो गोल्डन रूल से समझ में आएगा ना अकाउंटिंग के। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।